स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो रूल्स हैं वो वहाँ सिंटेक्स में पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सही है। तो आज हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव। ठीक, अब उस दिन जब वो बता रहे थे स्ट्रक्चर, तो उसमें हमने एडजेक्टिव को एक कैटेगरी दी। किसकी? एडजेक्टिव को किसकी उपाधि दी गई? पढ़े नहीं ढंग से? दादी की कैटेगरी दी गई थी। अब दादी का संबंध सीधे नाउन से तो होता है भाई, वो तो लड़के ही है, लेकिन दादी का कंपटीशन मम्मी से होता है सीधे। सास बहुरिया की कभी नहीं बनती, सास बहुरिया नंद ये कृष्णा नहीं है। सूर्य इधर से उधर हो सकता है, लेकिन इनका रिश्ता जो है सुधर नहीं सकता। दुनिया की तुम किसी भी औरत कर ले लो जो बहुत तुमको सीधी लगती है, उससे उसकी सास की खूबी पूछो, नहीं बताएगी, सही बता ही नहीं पाएगी वो। अच्छा, ऐसे ही सास से भी है। सास से पूछो कि तुम्हारी बहुरिया कैसी है, तो वो भी कभी तुमको तारीफ नहीं करेगी। अरे पूछो ना। दूसरी की थाली का भात सबको अच्छा लगता है, बगल वाले की अच्छी लगी, बगल वाले की बहुरिया अच्छी लगी कि बहुत पैर दबाती, अपनी नहीं अच्छी लगती, वो गला दबाने आती। ठीक, तो हमने यहाँ पर एडजेक्टिव और प्रोनाउन का रिलेशन दिखाना चाहा है। ये बताना चाहा है कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन निश्चित रूप से एक दूसरे से ज्यादा गहराई से जुड़े होते हैं। ठीक, सास बहू की तो खैर वो समझाने के लिए और ट्रिक के लिए कि तुमको याद रहे कि किसके ऊपर किसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। अब ये बताओ कि सास कॉपी करेगी बहू की या बहू कॉपी करेगी सास? निश्चित है, यही बात है ना। तो अब देखेंगे, लेकिन घर में सबसे पुराना जो मसला होता है वो होता है भाई माँ है या दादी है, वही बड़ी होती है। तो मेन तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का कंपटीशन प्रोनाउन से होता है। अभी हम लोग जब प्रोनाउन के और प्रोनाउन की कल काइंड्स पढ़े, आज जब एडजेक्टिव के काइंड्स पढ़ोगे तो ये चीज निकल करके सामने आएगी कि एडजेक्टिव जितने होते हैं लगभग उससे मिलते जुलते फंक्शन प्रोनाउन भी करता है। वैसे ही नाम भी है उसके पास, सेम वैसे ही। बात समझे कि नहीं? बस फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है और एडजेक्टिव उसकी खूबी बताने का काम करती है। बात समझे कि नहीं? तो हम लोग देखेंगे रिलेट करके। बेसिकली हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है ये दो बातों के लिए जाना जाता है। विशेषता के लिए, है ना। विशेषता का मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। विशेषता का मतलब किसी भी चीज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उसी को कहा जाता है एडजेक्टिव। जैसे हमने बोल दिया ईंट, हमने बोल दिया लाल ईंट, तो जो लाल शब्द है तो ये ईंट का ही, लेकिन उस ईंट के बारे में हमको कुछ ज्यादा जानकारी दे रहा है कि वो लाल है ना। बड़ी ईंट, छोटी ईंट, ये बताता है। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दो तरीके की हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा फेवरेबल हो, कभी कभी वो अनफेवरेबल भी हो सकती है। मतलब अच्छाई बताना ही एडजेक्टिव नहीं है, उस चीज की बुराई बताना भी एडजेक्टिव है। खूबी में तो दोनों बातें आ गई। गुण बताता है, और गुण में दोनों आ गए, अवगुण और सद्गुण। गुण दो तरीके के ना, अवगुण और सद्गुण। ये तो पढ़े ही होंगे कि नहीं पढ़े? तो
अगर हमको किसी भी नाउन की अच्छी बात पता चले तब भी वो एडजेक्टिव ही है, किसी नाउन या प्रोनाउन की खराब बात पता चले तब भी वो एडजेक्टिव है। बात समझे कि नहीं? ये चीज समझ में आ पा रही कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है? यानी यहीं से एक डेफिनेशन बनती है, वो क्या है? दैट क्वालिफाइज एनी नाउन और प्रोनाउन, एनी नाउन और प्रोनाउन। बोलो, ये बात समझ में आई? हम देखो बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन बता रहे हैं, क्योंकि बड़ी डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं होता। हमको जो अभी बचपन में डेफिनेशन जो याद कराई गई, वो किस लिए याद कराएगी? इसलिए याद नहीं कराएगी कोई डेफिनेशन पूछेगा, इसलिए याद कराएगी कि आप फंक्शनल ग्रामर पढ़ सको। और अब हमारा समय जो आ गया है वो फंक्शनल ग्रामर पढ़ने का। तो अब हम यहाँ पर डेफिनेशन पे इतना ज्यादा गौर नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारे पूरे चैप्टर का सार उसी डेफिनेशन में छिपा होता है। ठीक है ना? तो यहाँ साफ शब्दों में लिखा है कि नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है उसी को कहा जाता है एडजेक्टिव। ये चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अगर हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं तो याद होगा कि हमने बताया था कि जो एडजेक्टिव है वो दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। ठीक है? जो पहले पढ़े हैं पूरी डिटेल से, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको हमने यहीं से पढ़ाना ही शुरू किया था। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्रिप्शन से वर्ड बना है ये, क्या? डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है? वर्णन करना, किसी चीज को वर्णन करना, उसके बारे में कुछ बताना, इसी को कहा जाता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है? और उसी से बना हुआ शब्द है डिस्क्रिप्टिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी भी नाउन का वर्णन करते हैं उनको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? रोक लगाना। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? रोक लगाना, वहां से बना है रेस्ट्रिक्टिव। तो रेस्ट्रिक्शन इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन की खूबी पर, किसी नाउन के एक्सप्लेनेशन पर रोक लगा दे, उनको कहा जाता है रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। हम ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के उनको समझा रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव कैसे जानोगे और रेस्ट्रिक्टिव कैसे जानोगे। ठीक है? जैसे हमने लिख दिया सोल्जर्स आर ब्रेव, ध्यान दें, एक हमने ये लिखा सोल्जर्स आर ब्रेव, सिपाही बहादुर होते। ठीक है? सिपाही बहादुर होते हैं। तो किन सिपाहियों की बात की गई? सारे। उसमें इंडियन सोल्जर्स भी आ गए, अमेरिकन सोल्जर्स भी आ गए, अब चाइनीज भी आ गए, और यहां तक कि इवन पूरे जितने भी हमारे देश हैं सबके सोल्जर्स उसी कैटेगरी में आ गए। बात समझे कि नहीं? क्योंकि हमने किसका यूज किया? सोल्जर्स का। और सोल्जर्स वर्ड क्या है? कॉमन नाउन। सोल्जर्स क्या है? कॉमन नाउन में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब जब कॉमन की हम बात करते हो तो पूरी जाति बताता है, तो हमने नाउन में पढ़ा। तो यानी यहां पर जब हम अगर ये बात सोचने में आ जाए कि बहादुर कौन, किसकी बात की जा रही, तो सारे सोल्जर्स इसी में आ गए। लेकिन अभी देखेंगे, जब हमने ये बात लिखी कि इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, भारतीय सैनिक बहादुर होते हैं, अब हमने क्या किया? भारतीय सैनिकों की बात की है। यानी कि अभी जो सोल्जर्स जिनको हम बता रहे थे, जहां पर हमारा दिमाग बहुत सारी जगह जा सकता था, अब हमारे दिमाग को कहां तक जाना है? केवल इंडियन सोल्जर्स तक जाना। बात समझ पा रहे हैं? और इंडियन सोल्जर्स लगने से, इंडियन वर्ड लगने से अब इसका अर्थ कैसा हो गया? सीमित हो गया।
अब हमको बहुत दूर तक नहीं सोचना है। तो इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसने इसके अर्थ को लिमिटेड कर दिया? इंडियन लग गया। इंडियन लगने से ही तो इसका अर्थ इंडिया तक सीमित हो गया ना। अब हम बाहरी सैनिकों के बारे में थोड़ी ना सोच सकते हैं। बात समझ पा रहे हो मेरी? तो यही वर्ड ये क्या कहलाएगा? लिमिटिंग एडजेक्टिव। और इसी को कहा जाता है रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव का दूसरा नाम ही होता है लिमिटिंग एडजेक्टिव। यानी ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन के क्वालिफिकेशन पे, उसके इंट्रोडक्शन पे लिमिट लगा दे, उनको कहा जाता है रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव। बात समझ में आई? और ऐसे ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी के अर्थ को बहुत बढ़ा दे, वो हो जाते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। कोई दिक्कत इसमें? अब हम लोग देखते हैं फिलहाल अपनी चीज को जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके सबसे पहले काइंड्स। हम यहाँ डिस्क्रिप्टिव और रेस्ट्रिक्टिव को अभी क्वालिफाई नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी बातें हमको सिंटेक्स में फिर मिलेगी। तो हम यहाँ मोटे मोटे तौर पर केवल अपने स्ट्रक्चर देखेंगे। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के स्ट्रक्चर देखेंगे 5 से 7 दिन में, ताकि जब हम सिंटेक्स पढ़ रहे हो तो वहां पर हमको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है? तो अब हम देखते हैं एडजेक्टिव के काइंड्स की, यानी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स जब हम पढ़ रहे हो तो उस जगह पर सबसे पहला काइंड आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। भाई बार बार हम बात क्वालिटी की कर रहे हैं और क्वालिटी को ही ना पहले रखें तो उसकी बेइज्जती है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही क्वालिटी पर बेस चलेगा। ये पूरा एडजेक्टिव चैप्टर ही क्वालिटी पर चलने वाला है। तो इसमें सबसे पहला हमको मिलता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरे नंबर पे अब क्वालिटी के अलावा भी कुछ बातें में विशेषताएं बताई जा सकती हैं। क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है? मात्रा, परिमाण, किसी चीज की मात्रा को बताना। 1 से, 2 से, 10 से, 20 से, 40 से, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो। ये क्या है? ये कोई खूबी हम नहीं बता रहे, उसकी मात्रा बता रहे हैं। और मात्रा भी एडजेक्टिव में ही आती है और क्वालिटी भी एडजेक्टिव में ही आती है। अब क्वालिटी कैसी हो सकती है? वो आपकी नजर में गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है। अच्छी आदतें वो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में है, बुरी आदतें वो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में है। इवन एक बहुत बढ़िया चीज जिसको आप शायद छोड़ देते हैं वो भी, यानी कि कलर जो होता है वो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही आता है। बात समझे कि नहीं? हाँ, यहां तक कि अवस्था, स्टेट भी इसमें आती है। ठीक है? कुछ इस तरह की चीजें जो ज्यादा अभी छेड़ने वाला नहीं है, तो फिर वो टाइम ज्यादा ले लेंगे। तो जब सिंटेक्स पढ़ रहे होंगे तो वहां ये सारी चीजें फिर से रिपीट करेंगे, बशर्ते वहां और यहाँ में अंतर क्या होगा कि वहां पर हम बेसिक कम पढ़ाएंगे, प्रोफेशनल ज्यादा चलेगा, रूल्स ज्यादा चलेंगे। तो बेसिक के लिए ये टाइम हमारे लिए बढ़िया है कि हम बेसिक यहीं पर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे, तो वहां टाइम कम लगेगा हमारा। ठीक है? अब तीसरे नंबर पे हम किसको ले लें? भाई जब इनकी बात चल रही है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखो क्वांटिटी और नंबर के बीच में थोड़ा सा हमको अंतर करना है। अभी हमने तुमको बताया 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो। पुराने बच्चे बैठे हैं, कोई क्रॉस नहीं करें कि अगर हमने 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो ऐसे बताया तो ये तो नंबर हुआ, तो हम क्वांटिटी में कैसे बता सकते हैं?
क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाण बताना कि कोई चीज है, कितनी है। हो सकता है ये बात ना दी जाए, थोड़ी है, ज्यादा है, कम है, ये बात समझे कि नहीं। और खास करके ऐसी चीजें जो किसी भी मापन में प्रयुक्त नहीं होती हैं, ज्यादातर उनको लिया जाता है इसी में। ठीक है, मापन का मतलब एग्जैक्ट माप नहीं होती। जैसे हमने तुमसे कहा कि हमको थोड़ा सा खाना दे दो, थोड़ी रोटियां दे दो, कुछ रोटियां दे दो, है, लेकिन हम नंबर नहीं बता रहे इनसे। ये क्वांटिटी हुआ, ये हुआ क्वांटिटी। लेकिन अगर हमने नंबर बता दिया एग्जैक्ट, 1 किलो दे दो, 4 रोटियां दे दो, 5 रोटियां दे दो, बात समझे कि नहीं। तो अब ये आ गया नंबर की कैटेगरी, क्योंकि हमने उस जगह पर नंबर को बताना शुरू कर दिया है। तो यहीं से अभी कंफ्यूजन यही बनेगी तुम्हारी। फिर क्वांटिटी और नंबर, अब जब नंबर में हम आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो भी 2 तरीके के हैं। बात को समझो, एक डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, दूसरा इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है, अब जो बात ये बताना चाह रही वो यहां लगे कि 3 तरीके के नंबर हैं जो तुम बता रहे हो, वो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 भागों में बटा है। डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव यानी निश्चित संख्या बताने वाले, इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव यानी अनिश्चित बताने वाले। हाँ, अब क्वांटिटी से मिलता जुलता नहीं है ये, यही हम तुमको बताना चाह रहे हैं कि यही कंफ्यूजन अब बनेगी तुम्हारी, क्योंकि अभी हम कुछ चीजों को क्वांटिटी में बता के आए और फिर उसके बाद यहां यही चीज तो हम यहां भी बता रहे हैं अनिश्चित। तो अब यहीं से तुम्हारे ये एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बन जाएगा, और वो बना रहेगा कब, जब सिंटेक्स तुम पढ़ोगे तो वहां जब ये बातें आएंगी कि तुम देखोगे कि किसी वर्ड को क्वांटिटी में भी रखा गया है और फिर उसके बाद देखोगे कि इंडेफिनिट में भी आ गया वो, तो वहां कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि तुमको पता है कि 2 बातें एक जैसी होंगी। बात समझे कि नहीं। अब आगे चलते हैं। डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव जो है वो 3 तरीके से बटा हुआ है। पहला कार्डिनल नंबर, पहला क्या है, कार्डिनल नंबर है। कार्डिनल नंबर जो आज तक की हमको गिनतियां सिखाई गई, कौन कौन सी, 1 2 3 4 5, ये होते हैं कार्डिनल नंबर। इनको क्या कहा जाता है, बहुत दिमाग में बिठा के चलना, क्योंकि ये लग रहा है समुद्र से मोती निकालने जा रहे हैं। यहां से एक रूल डायरेक्ट पूछा जाता है, सीधे एक क्वेश्चन, और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जो ये मान के चलो कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में जा रहे हो, खास करके यूपी बोर्ड में, तो वो आ सकता है। कितने % चांस है, 80% चांसेस होते हैं इसके आने के। और अगर आप कंपटीशन में जा रहे हैं तो उसको बढ़ा दो, 90 कर दो, क्योंकि एडजेक्टिव का ये उनका फेवरेट पार्ट है। ठीक है, दूसरा आता है ऑर्डिनल नंबर। दूसरा आ गया ऑर्डिनल नंबर। ये क्या होते हैं, जो आज तक की हमने गिनतियां इस तरीके की सीखी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना, फोर्थ, बात समझे कि नहीं। ये जो गिनतियां आ रही हैं इनको किस में लिया गया है, ऑर्डिनल नंबर्स में। देखो गिनतियां ये भी हैं और गिनतियां वो भी हैं, बस बताने का तरीका बदल गया है। अब तीसरे नंबर पे आ जाए,
जो होती है मल्टीप्लिकेटिव। अब इसके नाम से ही पता लग रहा होगा, मल्टी का मतलब गुणज। जो गिनतियां हम लोग आज तक सीखते चले आए हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, फोर्थ फोर्ड, फिफ्थ फोर्ड, ये सब किसमें आई? इसी में आती है। यानी कि अब आज तुमको एक बात और पता चली कि गिनतियां भी 3 तरीके की होती हैं। बात समझे? कौन कौन सी? कार्डिनल नंबर्स, यानी वो क्या है? कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स और मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स में क्या शामिल किए जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 जो हम लोग गिनतियां आज तक सीखे हैं, वो सब कार्डिनल ही है। ऑर्डिनल नंबर्स क्या है? ऑर्डिनल नंबर्स वो अंक हैं जिनको हम इस तरीके से शो करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये बताते हैं, ये ऑर्डिनल नंबर्स हो गए। मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स क्या है? जो हम गुणज में बताते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, फोर्थ फोर्थ, इनको कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव नंबर। अब यहीं से एडजेक्टिव का, सिंटेक्स का एक फेवरेट रूल बना, क्या? कि ऑर्डिनल नंबर्स जितने भी हैं ये हमेशा अपने पहले आर्टिकल दा लेते ही हैं। यही रूल है। ऑर्डिनल नंबर कभी भी आएगा तो आपको उस नंबर के पहले आर्टिकल दा लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पूछते कैसे हैं वो, क्वेश्चन इस पे कैसे करते हैं वो देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू was first prime minister of free India। अब तुमको दे देंगे कि करेक्शन करना है। क्या करेक्शन है इसमें? क्योंकि इसमें, इस सेंटेंस में ऑर्डिनल नंबर यूज किया गया है और ऑर्डिनल नंबर अपने पहले हमेशा आर्टिकल दा को लेता ही है। बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? अभी तक में एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 भागों में बटा हुआ है, डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। इसकी बात हम बाद में इसलिए करेंगे क्योंकि ये इससे और इससे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो इसलिए हम इसकी चर्चा तब करेंगे जब हम सिंटेक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि हम इसके स्ट्रक्चर को जानना हमारे लिए जरूरी है, तो यहां पर हम इस नंबर को जरूर जानेंगे कि जो डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला कार्डिनल नंबर्स, दूसरा ऑर्डिनल नंबर्स और तीसरा मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5, ये जो गिनतियां आज तक हमने सीखी हैं, इन्हीं नंबर्स को कहा जाता है कार्डिनल नंबर्स। और जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं वो क्या है? जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम लोग गिनतियां सीखे हैं, उनको कहा जाता है ऑर्डिनल नंबर्स। और जो मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स हैं वो क्या है? सिंगल, डबल, ट्रिपल, फोर फोर आदि। ठीक है। अब यहीं से एक रूल हमारा सामने आता है, वो है रिलेटेड टू ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर हमेशा अपने पहले आर्टिकल दा को लेते ही है। अब समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? बताओ, कोई समस्या? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा मिलेगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। देखो, जहां हमको लगेगा कि थोड़ा सा समझाने वाला है, हम थोड़ा सा समझाते चलेंगे। ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या है? नाम में ही प्रॉपर आ रहा है, जो कि किससे मिलता जुलता नाम है? नाउन से। प्रॉपर नाउन में भी तो प्रॉपर हमने पढ़ा था। इसका मतलब इसका रिलेशन कहीं ना कहीं प्रॉपर नाउन से है। अब क्या है जरा ये समझते हैं। जैसे हमने लिखा इंडिया, जो कि क्या है? नाउन है, नाम है, किसी देश का नाम है। और जब हमने लिख दिया इंडियन, भारत और भारतीय, भारतीय शब्द विशेषता को बता रहा है, अर्थात रिलेटेड टू इंडिया। इंडियन मीन्स रिलेटेड टू इंडिया और रिलेट्स टू इंडिया। और जबकि इंडिया क्या है? नाउन है।
और ये प्रॉपर नाउन है। नाउन में भी ये भैया क्या है, प्रॉपर नाउन है। और आपने इस प्रॉपर नाउन से एक एडजेक्टिव तैयार कर लिया, खुराफाती हो, तो अब उसको नाम आपको देना पड़ेगा प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी ऐसे ही नाउन्स को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं जो प्रॉपर नाउन के सहयोग से बनते हैं। बात समझे? कोई दिक्कत? बोलो, ये चीज पहले पढ़ी कि नहीं? एक और देख लेते हैं। जैसे अमेरिका, अमेरिका क्या है? ये तो प्रॉपर नाउन है, बहुत अच्छी बात। और इसी से बना हुआ वर्ड है अमेरिकन, तो ये अमेरिकन क्या हुआ भाई? प्रॉपर नाउन से बना रहे हो, लेकिन फॉर्मेशन अब इसकी चेंज कर दी है, इसको यूज आप एडजेक्टिव की तरह से करोगे, तो इसका मतलब अब ये प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। बात समझ में आई? ऐसा कोई भी नाउन जो प्रॉपर नाउन की मदद से बनता हो उसको कहा जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? इसमें अगर कुछ नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो। चलिए आप पाउस कर लो। अब बारी आती है किसकी? प्रॉपर हो गया, प्रॉपर समझ में आ गया। ऐसे नाउन, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन्स के हेल्प से बनाए जाते हैं, इसीलिए उनका नाम प्रॉपर एडजेक्टिव है ना। अब अगला हम देखते हैं, फिफ्थ था कि सिक्स्थ था? फिफ्थ। ठीक, यहां अगला आ रहा है पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव, बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। अब यहीं से इसके विरोध में प्रोनाउन आने लगते हैं। याद होगा कल पजेसिव प्रोनाउन भी आया था, आज पजेसिव एडजेक्टिव आ गया। तो हम यहीं से दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझते चलेंगे ताकि हमको आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक, देखिए दोनों के वर्ड पजेसिव में अलग होते हैं, पजेसिव में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक, क्योंकि इनके वर्ड अलग हैं। पजेसिव एडजेक्टिव में आता है माई, पजेसिव प्रोनाउन में आता है माई। देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा। अगर आप किसी अच्छी जगह पर कहीं खुदा न खास्ता आपको पढ़ाना पड़ गया तो वहां पर इज्जत आपको आपकी योग्यता के आधार पर मिलेगी, ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंट हो जॉब, मान लो गवर्नमेंट लग भी गई, अगर आप उसको अच्छे से नहीं चला पा रहे हो तो वहां पर भी तुमको काटने वाले एक नहीं 1000 मिलेंगे, जो तुम्हारी एक कमी का एक ढूंढ रहे होगे, जल्दी मिल जाए कोई कमी। अगर तुम अच्छे हो तो अपने नॉलेज में पक्के हो तो फिर उनको समस्या आएगी। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ है माई और यहाँ है माई, ठीक है। जो माई होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है और जो माइन होता है पजेसिव प्रोनाउन होता है। दोनों का अगर हम अर्थ देखेंगे वो भी सेम है, मेरा या मेरी, ठीक है। और इसी तरीके से माय माने भी मेरा या मेरी, ठीक। लेकिन कुछ तो अंतर होगा, कुछ तो अंतर होगा। तो अंतर हमने तुमको बताया, सबसे पहला काम डेफिनेशन में ही छिपा होता है सब कुछ, सबसे पहला काम डेफिनेशन में छिपा होता है। जैसे अब हम देखें, ध्यान से देखेंगे, दिस इज माई पेन, ठीक है, और दिस पेन इज माइन। ये मेरा पेन है, ये पेन मेरा है। दोनों के बीच का फिर अंतर क्या है? अंतर बस एक है, छोटा सा, अर्थ में कोई अंतर नहीं। अंतर किस जगह पर आ गया
कि यहां आपने नाउन के पहले पजेसिव यूज किया है और यहां पर आपने वर्ब के बाद पजेसिव यूज किया है। तो वर्ब के बाद जो पजेसिव यूज होते हैं वो होते हैं पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और नाउन के पहले जो पजेसिव यूज होते हैं वो होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। बात समझ में आई? यानी किसी नाउन के पहले अगर आपको इस तरह के पजेसिव का मतलब अधिकार सूचक शब्द जो है, मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, इनका, इनकी, ये सब क्या है? ये अधिकार सूचक शब्द है। अगर ये किसी नाउन के पहले आपने यूज किया है, इसका मतलब है कि आपने एडजेक्टिव यूज लिया है, उसका एडजेक्टिव यूज किया है, पजेसिव का एडजेक्टिव यूज किया है। और अगर आप वर्ब के बाद यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको प्रोनाउन की तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब माइन पेन नहीं हो सकता, इज माई नहीं हो सकता, दिस पेन इज माई गलत है। क्यों? अब यहीं से तुम्हारे पास वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं, वो तुमको सीधे मान लिया यही एक एग्जांपल दे दिए, दिस इज माइन पेन। तो यहां गलती क्या है? क्यों? क्योंकि आपने नाउन को यूज किया है और नाउन के पहले आप पजेसिव लगा रहे हो, यही तो आप कर रहे हो। और नाउन के पहले पजेसिव किसका लगता है? एडजेक्टिव का लगता है। यानी माइन नहीं होना चाहिए, यहां माइन होना चाहिए। मान लो कोई बुद्धिहीन है, बिल्कुल कुछ नहीं आता, शून्य हो चुका है, उसके जीने पर धिक्कार है, चुल्लू भर की जगह चम्मच भर पानी में डूबेगा। तो उसके लिए डेफिनेशन क्या बोलती है? दैट क्वालिफाइज एनी नाउन और प्रोनाउन। जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो होते हैं एडजेक्टिव। यही तो बात है। तो ये देखो, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है नाउन के पहले आने वाला, तो वो क्या होगा? फिर पजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए, ना कि पजेसिव प्रोनाउन। अब ऐसे ही गलती वो यहां करके दे देंगे, दिस पेन इज माई। यहां गलती क्या हुई कि आपने जो पजेसिव यूज किया है वो वर्ब के बाद यूज किया, और वर्ब के बाद जो पजेसिव यूज होता है वो एडजेक्टिव का नहीं हो सकता, वो प्रोनाउन का होना चाहिए। यानी माई नहीं, माइन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि आपको यहां दो टॉपिक्स पे कंट्रोल लेके चलना पड़ेगा, और वो है प्रोनाउन। सास बहू का झगड़ा निपटाना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? क्योंकि एडजेक्टिव जो है, सॉरी प्रोनाउन जो है, वो सेम लक्षण किसके लेता है? एडजेक्टिव के। बात समझे कि नहीं? तो वहां पर कंफ्यूजन ये हो जाती है कि प्रोनाउन किसको हम माने और एडजेक्टिव किसको माने। बात समझे कि नहीं? ये चीज समझ में आई? तो इसीलिए हम दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। अब हम सबके एग्जाम्पल नहीं देंगे, एक का एग्जाम्पल हमने दे दिया है और वैसे ही आपको सबका समझना है। बाकी अगर जिनको एग्जाम्पल ज्यादा चाहिए वो सिंटेक्स में आएंगे। अब माई हो गया। अब अगर हम वी का देखें तो वी का, और अब पजेसिव में अर्स हो जाएगा। यू का देखें तो योर और योर्स, ठीक है। ही का देखें तो हिज और हिज। हर का देखें, हर और हर्ष। दे का देखें, देयर्स, सॉरी देयर और देयर्स। इट का देखें, इट और इट्स। गलत, इट का इट्स और इट्स ही होता है दोनों में। जैसे हिज का हिज होता है वैसे, ठीक। अब जरा गौर कर पा रहे होंगे कि हिज और इट
भाई ये देख रहे हो, आर का अर्स हुआ, योर का योर्स हुआ, इसका हिज ही रह गया, हर का हर्ष हो गया, देर का देयर्स हो गया, और इट्स का इट्स ही रह गया। तो यहाँ दो चीजों में बदलाव नहीं हुआ, और बाकी सब में देखो ये जो पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं वो क्या लिए हुए हैं, पॉजेसिव प्रोनाउंस जितने भी हैं वो क्या लिए हुए हैं, एस लिए हुए, लेकिन इसमें एस क्यों नहीं आया? पहले से तो ठीक है, थोड़ा ना हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? थोड़ों से थोड़ी मतलब रूल होगा कोई। यहां पर एक हमने रूल बताया था, जब एपॉस्ट्रॉफी एस बता रहे और इवन जब हम तुमको ये बता रहे थे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना, उस समय भी ये नियम एक बार हमने बताया था, वो नियम यहां लगेगा। और वो रूल है किससे रिलेटेड? हिसिंग साउंड। किससे रिलेटेड है? अगर आपकी किसी स्पेलिंग में पहले से ही हिसिंग साउंड आ रहा है तो आप उसमें दोबारा यस नहीं जोड़ सकते। बात समझे? जैसे जस्टिस, जस्टिस हम सब में मान लीजिए हमने लिख दिया जस्टिस, इसमें आखिरी में हमें सा पे खत्म होना पड़ रहा है, जस्टिस हो गया। अब सपोज करिए कि इसमें हमको एपॉस्ट्रॉफी एस जोड़ना हो तो हम जस्टिसेस नहीं कर सकते, यहां पर इसको जस्टिसेस नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो अंतिम वर्ड है वो खुद हिसिंग वर्ड पे खत्म हुआ है, अब आप उसमें यस जोड़ने की गलती नहीं कर सकते। बात समझे? बोलो, अच्छी समझ आई? ना, सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी का यूज करेंगे और वो एपॉस्ट्रॉफी अपने आप उसको प्लूरल बना देगी। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? बोलो, ये चीज पहले पढ़ी कि नहीं? हिसिंग वर्ड्स पे जो भी शब्द खत्म होते हैं, जिनके साउंड्स खत्म होते हैं, उनमें हम यस या यस जोड़ने की गलती कभी नहीं करते, चाहे वो एपॉस्ट्रॉफी यस दिखाना हो, चाहे वो प्लूरल बनाने का यस हो। जैसे हमने मान लीजिए लिख लिया, किसको ले ले, बॉयज, बॉयज माने लड़के, ये तो ऑलरेडी प्लूरल है कि नहीं है? बॉयज जो है वो ऑलरेडी प्लूरल है। अब हमको ये बताना है बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल। तो अब लड़कों का के लिए हमको ये भी पता है कि एपॉस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है, तो अब हम फंस गए कि बॉयजेस हॉस्टल कर देंगे, गलत। तो वहां पर हमारा रूल क्या काम करेगा? हिसिंग साउंड से रिलेटेड। ये जो शब्द है इसमें ऑलरेडी यस आ रहा है, यानी इसका जो अंत है, इस सेंटेंस का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑलरेडी यस पे जा रहा है। तो अब इसमें हम अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, इसमें हम केवल अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। बात समझे कि नहीं? हाँ, तो वही रूल यहां पर आया कि जो हिज की वर्ड मीनिंग है वो ऑलरेडी हिसिंग वर्ड पे खत्म होती है, तो इसलिए अब उसमें यस हम नहीं लगा सकते। तो इसलिए क्या किया गया है, हिज का दोनों तरफ स्वरूप एक रखा गया है, इट्स का दोनों तरफ स्वरूप एक रखा गया है। बात समझे? कोई दिक्कत किसी को? तो ये जो वर्ड्स थे ये हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और पॉजेसिव प्रोनाउंस। कैसे हम डिफरेंस करेंगे कि ये जो वर्ड है, ये जितने वर्ड्स आए हैं ये पॉजेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड है, और ये वर्ड जितने आए हैं ये पॉजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। अब यहीं से अपने दिमाग पे एक बात बिठा लेना कि ये जितने वर्ड्स हैं ये नाउन के पहले आएंगे, और ये जितने वर्ड्स हैं ये वर्ब के बाद आएंगे। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है। बात समझ में आ गई? बोलो, समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नोट करना, इसको नोट करना। हम लोग देखेंगे 6 नंबर जो है वो इंट्रोगेटिव। अब जरा इसमें एक कंफ्यूजन और, एडजेक्टिव वर्सेस ठीक है,
इसके प्रोनाउंसिएशन को लेकर के कुछ लोग इसको इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये एसेंट का अलग अलग फर्क है। ये क्या है? एसेंट। एसेंट किसको कहा जाता है? बोली। जो बोली पे हमारे इंपैक्ट होता है हमारे क्षेत्र का, उसको कहा जाता है एसेंट। जैसे हमने बताया था कि वाटर, अब इसको कुछ लोग क्या पढ़ते हैं? वाटर। वाटर ये हमारे यहां होगा। कुछ लोग इसको क्या पढ़ लेंगे? वाटर। वाटर, आर को साइलेंट कर देंगे। कुछ लोग इसको क्या पढ़ेंगे? वाटर। उठा का प्रोनाउंसिएशन लेते हैं। अच्छा, तीनों, मेरी नजर में तीनों ठीक है। क्यों ठीक है तीनों? क्योंकि ये एसेंट का फर्क हो जाता है कि आप किसी चीज को क्या पढ़ रहे हैं और उसी चीज को दूसरी जगह क्या पढ़ा जा रहा है, ये एसेंट का फर्क हो सकता है। लेकिन अगर हमने एसेंट लगा दिया वाटर, वाटर, है ना, तो ये एसेंट कहां का बन जाएगा? कोटवा धाम। ये एसेंट बन जाएगा कोटवा धाम का। ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं वाटर तो ये बन गया हमारा ब्रिटिश, और वाटर ये बन गया अमेरिकन। ठीक है ना। और वाटर ये इंडियन हो गया, और वाटर ये हो गया कोटवा धाम का स्पेशल। ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव। सेम यही। अब देखो, इंटेरोगेटिव जहां कहीं भी आएगा वर्ड्स उसके सेम होते हैं, वर्ड्स उसके सेम होते हैं। इसीलिए हम तुमको बताए हैं कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, कहावत भी है ना। तो यहां पर बहुत माइनर चीजें हैं। अगर तुम जरा सा चूक गए तो तुम्हारा अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। अभी देखना यही कैसे। वॉट सेम है, यहां भी वही वॉट आता है, यहां भी वही वॉट आता है। वाई, हाउ, ठीक है, व्हेन, और जितने भी जिनको याद होगा आज से 20 साल पहले, हाँ इसमें कुछ सीनियर सिटीजन्स भी पढ़ रहे हैं जो पढ़ते पढ़ते सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आ गए, लेकिन उनको एडजेक्टिव नहीं आया है। अब सेम यही पूरा WH फैमिली हमने पढ़ाया था, और स्पेशल केस से पहले एक पूरी फैमिली बताई थी हमने, तो इसीलिए हमने यहाँ पूरा नहीं लिखा है। WH फैमिली एक पूरी होती है। ठीक है। जितने भी WH से रिलेटेड वर्ड हैं वो उसी में शामिल किए जाते हैं, और वो काम किसका करते हैं? इंटरोगेशन का। ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाते हैं किसी भी चीज को, यानी कि उसमें भाव डालते हैं कि कोई चीज पूछी जा रही है। ठीक, ये चीज समझ में आई। तो अब कंफ्यूजन यहाँ ये बढ़ा कि हम एडजेक्टिव कब मान लेंगे और कब उसको प्रोनाउन मानेंगे। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, ये हुआ। और एक हमने लिखा व्हाट योर नेम इज, व्हाट इज योर नेम, व्हाट योर नेम इज। दो सेंटेंस हमने यहां लिखे। एक वर्ड आप देख पा रहे हैं कि वो वर्ब के पहले आया है, और एक वर्ड आप देख रहे हैं योर नेम के पहले आया है। और योर नेम चलो मान लो ना याद रहे, नेम ना याद रहे अगर आपको, तो योर से ये बात तो याद आएगी कि ये योर प्रोनाउन है, ये तो याद आएगा कि प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। ठीक है। अब यहां पर हम देखें इसके पहले आना, ये क्या बताता है? वर्ब के पहले, यानी ये प्रोनाउन है। हमने गलत कॉलम में लिखा,
प्रोनाउन वाले को एडजेक्टिव में लिखा और एडजेक्टिव वाले को प्रोनाउन में लिखा, ताकि आप ये जान पाओ कि लिखने से कुछ नहीं होता, आप समझे हो अगर तभी कुछ हो पाएगा। यहां पर वर्ब के पहले ये आ रहा है वर्ड, इसका मतलब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है ये, और यहां पर हम देख रहे हैं किसी एडजेक्टिव के पहले आ रहा है, या योर नेम ये नाउन के पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां पर ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन के आया। ये चीज समझ में आई कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है, या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है। ठीक है, एक और देख लेंगे क्या होगा, आप देखेंगे भाई। There which is your book, एक ये एग्जांपल ले लिया, which book is yours, एक ये एग्जांपल ले लिया, which is your book और which book is yours। ठीक, ध्यान दे, यहां पर जो which आया है वो इसके पहले आया है, और यहां पर जो which आया वो नाउन के पहले आया है। तो नाउन के पहले हमेशा कौन आता है, सीधी सी बात है। इसका मतलब ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, और ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है। गलती हमसे क्या हुई है, हमने कॉलम इधर का उधर कर दिया है, ठीक है ना। इसका मतलब सही मायने में अगर हम एडजेक्टिव और प्रोनाउन की कैटेगरी को बांट रहे हैं तो वो चीज इधर होनी चाहिए थी और ये चीज उधर होनी चाहिए। ये चीज समझ में आई कि कोई चीज कब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन गई और कब वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन गई। बात समझे, जब वो नाउन के पहले लगी तो वो एडजेक्टिव बन गई, जब वो वर्ब के पहले आई तो वो प्रोनाउन बन गई। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? हाँ, ये चीज समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, ऐसे ही यस यस किए जा रहे हो, बोलो आयु, आयु को सब समझ में आता है, समझ में सब आता और नंबर आज तक नहीं आए। समस्या वाली बात ये है, आयु खूब समझ। और जब इनको देखो, ये साइकिल लिए मेरे जब से वो गाड़ी से ये गिरे हैं तब से कुछ कम हुए हैं। यहाँ से निकल रहे थे और जो है बताने वाले बता रहे थे कि भैया ये बहुत तेज चला रहे हैं, और वहां जाकर के आगे औंध गए, काफी चोट भी लगी, खैर बहुत ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई थी। तब से कुछ ये अपनी कारीगरी कम किए हैं, नहीं तो ये और ये क्या नाम है, ये बीच में बैठा है, अरे यस, ये तुम लोग बहुत धन्यवाद अपने मनाओ कि तुमको ऋतिक रोशन के बीच में बैठने मिला। ये जब गाड़ी पा जाते हैं या साइकिल पा जाते हैं तो इनकी मतलब इंटरनल फीलिंग, इनके शरीर के हाव भाव बिल्कुल ऋतिक रोशन वाले हो जाते हैं और धूम मूवी वाले, बस टोन बजने की देर होती है ना। ये नोट करो, पॉज करो।